तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 247 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग पे E9 ग्रेड लेजर वेपन से हमला हो चुका था, जो कि किसी भी सेक्टर लॉर्ड लेवल 9 बंदे को आराम से मार सकता है। और यहाँ पे लू फेंग अपनी सारी कोशिश लगा देता है ताकि वो इससे ना मारे। तो चलो देखते हैं क्या लू फेंग उससे रेजिस्ट कर पाता या फिर नहीं। और अब फिर वो फोर्स पूरे शिप को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वहाँ पे मोसा क्लैंस की बॉडी भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग के अंदर मोसा क्लैंसमैन की कोर लाइफ कोर, यहाँ पे लू फेंग की भी कोर उसमें बॉडी में मौजूद थी। और यहाँ पे लू फेंग के ऊपर आर्मर और क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन भी मौजूद थी। और यहाँ पे वो आके लू फेंग से भी आके टकराती है, जिसके मर्तबा लू फेंग को थोड़ा सा डैमेज होता है, लेकिन लू फेंग की बॉडी अभी फाइन होती है, जिससे वो कोर भी बच गया होता है। और लू फेंग अपने अर्थ बॉडी को इंटरनल वर्ल्ड में ले आता है और हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो बोलता है मोसा क्लैन गैदर करो। और इंस्टेंटली हमें दिखाया जाता है कि वो डिसेबल अर्थ बॉडी में से इंजर्ड क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन भी वैनिश हो जाता है और वो लाइफ क्रिस्टल एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक एनर्जी निकालती है। और वहां पे लू फेंग की बॉडी मोसा लू फेंग को बना देती है। अब यहाँ पे लू फेंग की मोसा क्लैन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन उसकी लाइफ कोर मौजूद थी, जिसके मर्तबा लू फेंग अभी नहीं मरने वाला था। लू फेंग अपने लाइफ कोर के कुछ एनर्जी को यूज करके अपने आप के बॉडी को फिर से रिफॉर्म कर सकता है। लू फेंग ऐसा ही करता है और हमें दिखाया जाता है लू फेंग मोसा क्लैन को जो कि फ्लैश करके उस डोमेन लॉर्ड लेवल 9 एनिमी पातो के पास निकल जाता ताकि उसको मारा जा सके। और हमें पातो को दिखाया जाता जो कि अपने हाथ में E9 लेजर गन्स को लिए हुए था और वो कहता है कि वो जरूर इसमें मारा गया होगा। और वो देखता है उस बड़े से ऑटमन शिप को जो कि बहुत दूर जाके क्रैश हो गया होता है। और उसे तो यही लगता है कि वो इस लेजर गन अटैक में मारा जा चुका होता है। वो भी कहता है कि अफसोस की बात कि मुझे अपने इस E9 ग्रेड लेजर गन को इस यूनिवर्सल लेवल 9 के बंदे पे यूज करना पड़ रहा है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है लू फेंग उसके पीछे अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर पातू के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्लेड में स्पेस लॉ को इन्फ्यूज किए हुए होता है, उसको रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं देता है और सीधे जाके उसके लाइफ कोर को हिट करके उसे वहीं पे धड़ से मार देता है। और लू फेंग उसको चांस नहीं देने वाला। तो यहाँ पे पातू वहीं पे मारा जा चुका। हमें E9 लेजर गन को दिखाया जाता जो कि नीचे ग्राउंड पे गिर चुका होता। हमें पता है कि उसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई थी, इसी के मर्तबा उसमें जो मेटल था वो भी हीट हो चुका था। और जैसे ही नीचे गिरता है उसकी टेम्परेचर से आइस भी पिघल जाते। हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि उसके बॉडी को आधे हिस्से में कटते हुए देखता है और यहाँ पे उसकी खून भी बॉयल हो रही थी। और यहाँ पे लू फेंग के अंदर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग में गुस्सा भरा हुआ था। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, अगर यहाँ पे मेरे पास ऑटोमन शिप की डिफेंस नहीं होती और इतना वो नहीं कर पाता तो आज तो मैं खत्म हो ही गया था। और वो आके सीधे मेरे आर्मर यहाँ तक कि एक ग्रेड एलॉय से होता तो यहाँ तक मुझे लगता कि मैं भी धूल बन गया हो। और यहाँ पर लू फेंग यही सब के बारे में सोचता है, जिसको मैं स्किप करता हूँ, उतनी भी खास बात नहीं है, बस इतना समझ लू फेंग खुद को लकी पाता है। और अब फिर लू फेंग अपने ग्राउंड पे बैठ कर कहता है कि लकली मेरा जो काम था वो वर्क हो गया, जिससे मैं बच गया हूँ। और फिर वो उस E9 ग्रेड लेजर गन की तरफ देखता है, जहाँ पे लू फेंग अपनी सांसों को थामते हुए उस लेजर गन की तरफ देखता है और कहता है ये ट्रू अल्टीमेट किलिंग वेपन है। और इसके स्टोरेज टाइम भी इसके 0.1 सेकेंड है, जो कि इसको और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। और अब फिर लू फेंग उसको उठाता है और उसको देखता है और कहता है ये गन ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है और ये लार्ज कैनन जो कि अर्थ पर मौजूद है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे लू फेंग उसको देखता है, उसके साइज को देखता है, इसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर हमें बाता को दिखाया जाता है जो कि उससे मेंटली कम्युनिकेट करके बोलती है कि लू फेंग ये E9X122 सीरीज लेजर गन है जो कि सिर्फ ऑटोमन से बिल्ड कर सकते हैं और ये अपने छोटे साइज शॉर्ट प्रिपरेशन टाइम के लिए ही जाना जाता है। और वो कहते हैं तुम्हें ये जानना चाहिए कि टेक्नोलॉजिकल वेपन्स यहाँ पे ह्यूमैनिटी से यूज कर सकती है। और बात की जाए तो ये इतना पावरफुल है कि किसी भी आराम से सेक्टर और लेवल 9 के बंदे को मार सकती है। और यहाँ पर ऐसा कोई भी लेजर गन नहीं बना है जो कि अनडाइंग बैंक को मार सके। तो लू फेंग भी हामी भरता हमें बताया जाता है कि यहाँ पे सेक्टर और से अनडाइंग बैंक बनने में एक इवोल्यूशन एसेंस मौजूद होता है, जिसके मर्तबा जब ये इवोल्यूशन होता है तो उसमें
उसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और यहाँ पे अनडाइंग बेंग को मारने के लिए उनके सोल को या फिर हर एक सेल को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। और यहाँ पे ह्यूमैनिटी ऐसे ई पाइनिकल ग्रेड एलोज को नहीं बना पाई है जो कि अनडाइंग बेंग को मार पाए। लेकिन ऑटमन की बात करें तो बहुत ज़्यादा अलग है, उनकी टेक्नोलॉजी इस यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा ऊपर है। यहाँ तक कि उनके एआई भी जो भी लिविंग होते हैं वो एआई होते हैं और सिर्फ वही है जो चलकर अनडाइंग बेंग को मारने के लिए एक वेपन बना सकते हैं। और यहाँ पे बबाता उसे बहुत चीज बताती है जो कि इतनी खास नहीं है, इसको भी मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर यहाँ पे बबाता ऐसे करके आगे बताती है और अब फिर लू फेंग इन सारे लेजर गन्स के बारे में जानकर पूछता है कि आखिर ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो बबाता उससे कहती है कि इसकी प्राइस लगभग 5000 मिक्स्ड एलिमेंट्स हो सकता है, क्योंकि अनडाइन के लिए देखा जाए तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन कंसीडर किया जाए तो ये बहुत ज्यादा रेयर आइटम है। तुम्हारे पास पैसा भी हो फिर भी इसको बहुत मुश्किल से खरीद पाओगे। तो ये सुनकर जब लू फेंग उसका दाम सुनता तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती कि क्या इतना ज्यादा महंगा। अब यहाँ पे देखा जाए 5000 मिक्स एलिमेंट्स तो ये उसके ऑटमन शिप से भी ज्यादा महंगा था। तो बबाता भी कहती कि हाँ ये लेजर गन एक फैमिली हेयरलूम के जैसा जाना जाता है। एक इमेजिन करो कि एक फैमिली में एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा एनिमी है और उसके टेरिटरी को तुमको लूटना है, तो तुम इस लेजर गन से उस पर अटैक करके उसे आराम से मार सकते हो। इसमें इतना टाइम है कि उसे रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे लू फेंग ये सब जानकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि चलो आज से मेरे पास फिर से एक और ट्रम्प कार्ड होने वाला है। और फिर हमें लू फेंग की मोसा क्लैन को दिखाया जाता है जो कि वहां से उस लेजर गन को उठा के वहां से निकल जाता है और लू फेंग अपने स्पेस विंग में उसको रख लेता है। और अब फिर लू फेंग आगे चलते चलते उसके स्पेस एनर्जी से उसमें स्कैन करता है कि आखिर उसके स्पेस स्टोरेज में क्या मौजूद है। और फिर लू फेंग उसमें देखता है तो वहां पे कई सारे नॉर्मल ट्रेजर्स होते हैं जो लू फेंग के लिए ना के बराबर थे। और लू फेंग देखा जाए तो वहाँ पे पातो की पूरी फैमिली का फॉर्च्यून ही एक मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर थी। लेकिन लू फेंग देखता है तो वहाँ पे उसे टोटल 3000 ब्लैक टैक्स मिलते हैं जो कि लू फेंग के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। और यहाँ पे लू फेंग ने एक ही बार में 3000 ब्लैक टैक्स को ले लिया होता है। और लू फेंग कहता है कि इसने इन टैक्स को पाने के लिए 3000 लोगों को जरूर माना होगा। और यहाँ पे लू फेंग उस सारे टैक्स को अपने पास रख लेता है। और लू फेंग के पास अभी टोटल 4320 ब्लैक टैक्स आ चुके होते हैं। और लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उड़कर अपने ऑटोमन शिप को देखने जाता है जहां पे वो लेजर कैन उससे शूट होके उसमें डेंट पड़ गया होता है। लेकिन यहाँ पे लू फेंग देखता है कि वो फिर से नया हो गया होता है। और अब फिर लू फेंग उसको चेक करने के बाद यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो अपने मेमोरी रीजनरेशन का यूज करे। तो लू फेंग बबाता से कहता है कि इसे अपने स्टोरेज स्पेस में रख लो। और यहाँ पे बबाता भी उसे अपने स्टोरेज स्पेस में रख लेता है। और फिर लू फेंग वहां से आगे निकल जाता है। और अब फिर लू फेंग आगे आगे बढ़ते लू फेंग सडनली बबाता से बोलता है कि जो फाइटर मुझे मारना चाहता था क्या उसके पास एक E9 ग्रेड का लेजर गन था। और ये एक ऐसा लेजर गन है जो कि अनडाइंग बेंग बहुत ही मुश्किल से ओन करते हैं। तो बबाता भी उससे कहती है कि हाँ ये फाइटर एक एबोरिजिनल 9 स्टार ओशियन से आया है और मेरी थ्योरी के अनुसार इसके पास ये गन नहीं होनी चाहिए थी। और इसके पास गन है तो मतलब इसका यह हुआ कि इसके पीछे जरूर एक पावरफुल अनडाइंग बेंग का हाथ होगा जिसका बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा होगा। और फिर बबाता आगे कहती है कि यहाँ पर जितनी चीज हुए हैं तुम्हारे साथ मैं सिर्फ इतना कंक्लूड निकाल सकती हूँ कि यहाँ पे कोई बड़ा फिगर तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे ये डोमेन लॉर्ड का बंदा और वो सेक्टर लॉर्ड का बंदा जो कि केव के सामने गार्ड कर रहा था वो दोनों एक ही टीम के हो सकते हैं। और फिर वो कहती है कि उन दोनों बंदों ने मिल के मारना चाहा तो इससे मैं डिड्यूस करवा सकती हूँ कि एक ही पर्सन तुम्हें मारना चाहता है और उस पर्सन ने एक से ज्यादा पर्सन को तुम्हें मारने के लिए भेजा होगा। और वहाँ पे प्रोबेबली वो सेक्टर लॉर्ड के बंदे होंगे और डोमेन लॉर्ड के बंदे के पास लेजर गन्स मौजूद होगा, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। तो लू फेंग कहता है कि क्या आखिर कौन है जो मुझे मारना चाहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने किसी को ऑफेंड किया हूँ। और अब फिर बबाता यहाँ कहती है कि देखा जाए वर्चुअल मैस कंपनी में तो हर एक सेट हर एक नाइट ओन करता है और तुम बिलोंग करते हो 9 ब्लेड सिक नाइट में। और यहाँ पर किसी ने देखा तुम्हारे पोटेंशियल को कि आगे चलकर तुम उसके लिए खतरा बन सकते हो तो वो दूसरे सेट वाला बंदा तुम्हें मार सकता है। और यहाँ पर इनसाइड जीनियस को असैसिनेट करना ये हमेशा से चला आ रहा है। और वो कहती है कि यहाँ पे हो सकता है दूसरा जो कि पर्सनल ग्रीव्स हो सकता है क्योंकि तुम ट्रू यान एम्परर के डिस्पल हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं ट्रू यान एम्परर मेल है। मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग में थोड़ी जल्दबाजी
जल्दबाजी में लिख दी थी, इसलिए माफ करना, क्योंकि इतना ज़्यादा लिख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इतनी गलतियाँ तो होती रहती है। तो यहाँ पे ये ट्रोजन एम्पर एक मेल है। अब पे वो कहते हो सकता है कि किसी बंदे का ट्रोजन से अपना पर्सनल दुश्मनी हो और उन्होंने तुमको देख लिया होगा, जिसके मर्तबा तुम्हें मारना वो चाहते होंगे। और फिर बताता उससे कहती है कि हो सकता है कि तुम और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जाओगे और जैसे जैसे तुम्हारी पोजीशन बढ़ते जाएगी वैसे वैसे तुम हो सकता हो कि किसी को ऑफेंड कर सकते हो और कई लोग तुम्हें मारने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे पोटेंशियल को देख सकते हैं। और इतना ज्यादा तुम्हारा पोजीशन ऊपर होते जाएगा उतने ज्यादा नंबर बढ़ते जाएंगे तुम्हें मारने के लिए, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा। लू फेंग भी इसकी बातों को समझ जाता है। लू फेंग और भी कॉशियस होकर आगे बढ़ने लगता है और उसे रास्ते में जो डोमेन लॉर्ड लेवल 7 का मिलता है उसे जल्दी ही मोसा क्लैन से मारकर आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकता है। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग बहुत ही केयरफुल जा रहा था, दूसरे को मार नहीं रहा था, जो उसके रास्ते में आता उसको ही मार रहा था। और बहुत जल्द लू फेंग अपने ब्लैक टैग को 4831 कर लेता है। और अब फिर में सीन चेंज कर 75 डे को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग को आए हुए 75 दिन हो चुके होते हैं डेमन माउंटेन में। लू फेंग ने अपने पास ब्लड शैडो ब्लेड को लिए हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी 90 किलोमीटर आगे उसे दो यूनिवर्सल यूथ मिल जाते हैं, जो कि एक स्किनी गोट लाइक ओल्ड मैन के सामने होते हैं। और यहाँ पे लू फेंग देखता है कि ये तो वही ओल्ड मैन है जो कि उससे पहले वो मिल चुका था। और हमें वहाँ उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे कामुलू के डेथ के बाद वो और भी बेहतर हो गया था और यहाँ पे वो दोनों यूनिवर्सल लेवल के बंदे उसके सामने थे। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो बोलता है एल्डर जियांग नान, यहाँ पे आप रिस्पेक्टेबल एक सेक्टर लॉर्ड 9 के बंदे हैं स्टार ओशियन में से, और यहाँ पे आपकी रेपुटेशन बहुत ही हाई है और यहाँ पे आपके कामुलू बहुत ही बड़ा डिस्पल और सबसे फेवरेट। लेकिन अभी के मर्तबा जब वो लू फेंग को मारने गया तो उसमें वो मारा गया, इसलिए आप इस पे अपसेट मत होइए। लेकिन तभी वहाँ का दूसरा बंदा बोलता है टीचर टीचर सामने कोई है, और हमें उस एल्डर जियांग नान को दिखाया जाता है जो सामने देखता वो देखता कि वही बंदा है जो कि शॉर्ट हेयर यूथ ब्लैक कॉर्न वेयर सिल्वर हार्मर था, और इसे देखकर वो कहता है ये तो वही है। और यहाँ पे उसकी मेमोरी में लू फेंग की इमेज छप चुकी थी, क्योंकि उसने उसके फेवरेट डिस्पल को मारा होता है। और यहाँ पे उसको ये देखकर जोरों से गुस्सा आता है, उसका खून बॉयल करने लगा और वो उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है ताकि वो अपने डिस्पल का बदला ले सके। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मेरी किस्मत कितनी खराब है, मैं फिर से उस बूढ़े घुसर से फिर से मिल गया। और लू फेंग बिना किसी हेटिसेशन से फिर से अपने मोसा बॉडी में आ चुका होता है। और यहाँ पे वो एल्डर भी लू फेंग के पास ही आ रहा होता है, बोलता है चोर तुम मेरे डिस्पल्स की लाइफ को वापस दो। और मैं लू फेंग को दिखाया जाता जो कि वहां से भागने लगता। तो इसे देखकर वो ओल्ड मैन कहता भागना चाहते हो, भूल जाओ मैं तुम्हें मारे नहीं रहने वाला हूँ। और मैं बबाता को दिखाया जाता जो लू फेंग से कहती लू फेंग वो सेक्टर लॉर्ड लेवल 7 का बंदा है जो कि 18.2 किलोमीटर तुमसे दूर है। तो लू फेंग भी कैलकुलेट करते हुए कहता है कि ये इनफ है। और हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग के हाथ में सिल्वर व्हाइट गन अपीयर हो जाता है, जो कोई और नहीं वही ऑटोमन वेपन होता है E9 लेजर गन। और यहाँ पे लू फेंग उसी से उसको मारने वाला था। और अब फिर हमें यहाँ उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो बड़ी स्पीड में लू फेंग की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी लू फेंग उसके सामने अपने लेजर गन को ले लेता है। उसे देखकर वो कहता तुम अपने इस छोटे मोटे लेजर गन से मारना चाहते हो, और वो अपने दिमाग में पूरे पॉसिबिलिटी को कर लेता है कि इसके पास कौन सी लेजर गन होगी, क्या ये स्टार 9 स्टार ओशियन से या फिर नहीं, या फिर ये कहीं और से। उसे लगता है कि ये जरूर वर्चुअस कंपनी से होगा। और यहाँ पे वो कहता है तुम एक सेक्टर लॉर्ड्स को एक लेजर गन से मारना चाहते हो। अब यहाँ पे वो अपने दिमाग में कई सारे कैलकुलेशन करता है जिसमें उसे लगता है कि ये उसके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है। तो इसे देखकर लू फेंग की बॉडी कहती है कि तुम भागना चाहते हो, और वो भी उसके पीछे चला जाता है। हमें दिखाया जाता है लू फेंग की स्पीड 10 टन ज्यादा बढ़ चुकी होती है कंपेयर किया जाए डोमेन लेवल 9 की स्पीड से, और इसकी स्पीड आराम से किसी भी सेक्टर लॉर्ड के इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को पकड़ सकती है। अब यहाँ पे हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि आके वो इतनी जल्दी इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। और वो कहता है वो जरूर यहाँ पे अपने किसी ट्रेजर का यूज कर रहा होता है। और यहाँ पे वो समझ जाता है कि ये उसके बिछाए हुए जाल में फंस गया है।
और अब फिर वो एल्डर पैनिक करते हुए कहता है कि मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता हूँ, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग ने अपने E9 लेजर गन को एक्टिवेट कर लिया होता है, लेकिन हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। जब वो देखता है कि ये ऑटोमन रेस का वेपन है तो वो कहता है कि इसमें लूप होल नहीं हो सकता है, और वो कहता है कि इसे जो बंदा कंट्रोल करता है ये सिर्फ उसी को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन लू फेंग हंसते हुए क्या, और हमें बताया जाता है कि लू फेंग ने पहले ही अपनी अथॉरिटी इस पे सेट कर ली होती है, जिसके बाद लू फेंग इसको यूज कर सकता है, और बबाता ने इसको एआई के इन्वेडर को उसके अथॉरिटी को चेंज कर लिया होता है। और अब फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी को छोड़ दो। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग ने अपने उस बटन को प्रेस कर दिया होता, और यहाँ पे वो साफ मारा जाता है। और अब फिर लू फेंग वहाँ पे जाके उसके सारे स्पेस आइटम हर एक चीज को उठाने लगता है। यहाँ पे वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा गरीब है। और अब फिर वो ब्लैक टैक्स को देखता है जहाँ पे कई सारे ब्लैक टैक्स पड़े हुए, तो लू फेंग सबको कलेक्ट कर लेता है, और यहाँ पे वो हर एक चीज को ले लेता है, हर एक ट्रेजर को। और यहाँ पे उसको एक सेक्टर लॉर्ड को मारने के बाद कई सारे टैक्स मिले हुए, तो लू फेंग के पास ऑलरेडी 7000 ब्लैक टैक्स आ चुके होते हैं। और अब फिर लू फेंग यहाँ पे कोई भी रिवील नहीं करता। और यहाँ पे पहले लू फेंग को लगा था कि 10,000 ब्लैक टैक्स कलेक्ट करना बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे लू फेंग ने अभी 7000 ब्लैक टैक्स कलेक्ट कर लिए हैं, तो लू फेंग समझता कि मैं 10,000 भी कर ही लूंगा। और अब फिर लू फेंग उससे आगे बढ़ जाता और कहता है जितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे उतने ज्यादा मेरे पास ब्लैक टैक्स आने की संभावना है। और अब फिर सीन चेंज कर ऐसे दिन को गुजरा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग कभी कभी डेंजर में भी आ जाता है, लेकिन एक दिन हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने पैरों को क्रॉस करके अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स स्टार्टिंग 3rd वॉल्यूम में भेज देता है, ताकि वो टाइम स्पेस स्क्रिबर्स के 3rd वॉल्यूम को पढ़ सके। और यहाँ पे लू फेंग लगातार 6 दिनों से वही केव में बैठकर उसको सीख रहा होता है, लेकिन तभी लू फेंग को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पे 6 दिन से ना मूव करने के बाद यहाँ की जो 3 टेरिफाइंग डेमन नोट्स थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। और यहाँ पे 3 नोट्स आए थे जो कि कंपेयर किया जाए तो किसी भी सेक्टर लॉर्ड लेवल 7 या 8 के बंदे को हिप्नोटाइज किया जा सकता। और यहाँ पे लू फेंग क्या था कि लकली मेरी कॉन्शियसनेस स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो अभी तक मैं ज़ॉम्बी बन चुका होता। और अब फिर सीन चेंज कर उस डेमन नॉट माउंटेन के 109 डे को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक दूर में धमाका होता हमें लू फेंग को दिखाया जाता, जहाँ पे लू फेंग वहीं पे अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा हुआ होता, उस पे बर्फ भी जम गई होती है। और वहाँ पे उस धमाके को सुनकर वो उठता और कहता है यहाँ जरूर कोई है। और जब वो उसके पीछे जाता है तो देखता है कि 300 मीटर टॉल गोरिल्ला बेस्ड एक यूनिवर्सल लेवल 9 के बंदे को चेज कर रहा था। और जब लू फेंग उसको देखता है तो भी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं प्राइमर रीजन यूनिवर्स लेवल मेंबर मो लुओ होता। हमें बताया जाता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के प्राइमर रीजन के यूनिवर्सल लेवल मेंबर में यहाँ 3 मेंबर्स थे, जिनमें से एक जीनियस बोलान था, वहीं पे लॉन्गयून था, और इन्हीं को मिला के उनमें 5 मौजूद थे, जिनमें कि मोलू और बाकी शायद 3 सीनियर्स थे। मतलब कि इतना समझो कि मोलू वो भी अपने प्राइमर यूनिवर्स से आता था, जो कि पहले सीनियर के बैच में आता था। और यहाँ पे लू फेंग ने उस क्वालिफिकेशन बैटल के दौरान ये सारी कलेक्शन कर ली होती कि कौन कौन उसके सीनियर से किनकी क्या लेवल है। और यहाँ पे देखा जाए स्ट्रेंथ के मामले में तो तीनों सीनियर जो कि प्राइमर रीजन में मौजूद है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उस मर्डर फ्लेम रेस साजिन फायर ड्रैगन से, जो कि लू फेंग ने उसे उस अरीना में हराया हुआ होता है। अब यहाँ पे इन तीनों सीनियर्स में लू फेंग सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मोलुओ को करता था, क्योंकि मोलुओ एक डिस्टिंक्ट साउथ फॉक्स यूनिवर्स कंट्री से आया हुआ था, जो कि एक ऑर्फन और बैरन प्लैनेट हुआ करता था, और वहां पे युद्ध हुआ करता था। और यहाँ पे मो फैमिली वहां पे 1000 लाइफ प्लैनेट्स को ओन करती थी, और वहां के जितने भी सोल्जर होते हैं उसको न्यूट्रिएट कराते। और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि उस लड़ाई के दौरान मोलुओ ने अपने अनबिलीवेबल टैलेंट को दिखाया था, जिसके बाद वो फैमिली थी जो कि मो फैमिली थी उसने उसको ले लिया था, जिसके बाद उसको टाइटल मिला मो का, और फिर उसका नाम पड़ा मोलुओ। और इसके बाद जब उसने अपने फैमिली के नेचर को लिया तो उसकी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी। और इसके बाद वहां का एल्डर फैमिली जो कि एक यूनिवर्सल लेवल 9 का वॉरियर, उसे मोलुओ को सिखाने के लिए कुछ नहीं था, जिसके बाद उसने मोलुओ को वर्चुअल कंपनी में स्टेशन रीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा, जिसके बाद वो वर्चुअल कंपनी के द्वारा एब्जॉर्ब करा लिया गया था। और फिर बाद में आगे चलकर वो इंटरनल कोर मेंबर भी बन गया था, और उसी साल उसने पास करके स्काई माउंटेन
माउंटेन से स्काई एंड लैंड रीजन में भी चला गया और फिर उसके बाद भी उस क्वालिफिकेशन बैटल के बाद वो प्राइमर रीजन में आ चुका था और वहां का हाईएस्ट माइटी प्राइमर रीजन मेंबर बन चुका था। और अब फिर इसी कारण लू फेंग उसका रिस्पेक्ट किया करता था कि एक एबोरिजिनल प्लैनेट से आके इतना पावरफुल बन गया है। और यहाँ पे लू फेंग उसकी इसी हार्डनेसशिप और हिस्ट्री के बारे में उसकी रिस्पेक्ट करता था। और दूसरा रीजन ये भी था कि उसकी बैटल टेक्निक्स, वो खुद से अपनी बैटल टेक्निक्स क्रिएट किया करता था। और यहाँ पे फाइटर मोस्टली अपने ब्लेड, शॉर्ट्स, गन, एक्सेस, रोड्स को यूज किया करती थी। ये सारे वेपन्स के अंदर आते थे, लेकिन ये मोलुओ ये काफी हटके है क्योंकि ये अपने बॉडी पे रिलाई करता है, अपने फिस्ट, अपने फिट से यूज करके सबको हराता है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ट्रुयान हमें एक बार बता दे कि ये मोलुओ के पास 20 फिस्ट है जो कि इसकी खुद की बनाई हुई टेक्निक है और खुद की बनाई हुई टेक्निक खुद पे सूट करती है, जिसके मर्तबा बहुत ज्यादा पावर बढ़ जाती है। और यहाँ पे लू फेंग ने उसके फुटेजेस को भी देख लिया था उस 20 फिस्ट के, जिसके बाद लू फेंग के अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया था। लेकिन चलो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि यही बंदा आगे चल के लू फेंग के हाथों से मारा जाता है। लू फेंग यहाँ खुद से नहीं मारता है बल्कि ऑर्डर देता है इसको मरवाने के लिए। अब ऐसा क्यों तो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू फेंग के साथ आखिर मोलुओ का रिलेशन कैसे होने वाला है और आगे चल के क्या होता है कि मोलुओ के साथ लू फेंग का रिलेशन बिगड़ जाता है, लू फेंग को उससे मरवाना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।